हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सॉल्ट मार्च से ही शुरू होता है। महात्मा गांधी जी इसको शुरू करते हैं और ये महात्मा गांधी जी का सेकंड बड़ा मूवमेंट है। महात्मा गांधी जी सॉल्ट को एक पावरफुल सिंबल के तौर पे देखते हैं जो नेशन को यूनाइट कर सकता है, और ये इसलिए है क्योंकि लाहौर सेशन हुआ था 1929 में, जिसके प्रेसिडेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड रखी थी। और उसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को कंक्रीट फॉर्म में यूटिलाइज करने के लिए महात्मा गांधी जी ने सॉल्ट को चुना है, जो कि एक ऐसा काम कर सकता है जो नेशन को यूनाइट कर दे। 31 जनवरी 1930 को इसलिए महात्मा गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखा जिसमें 11 डिमांड्स रखी गई। ये लॉर्ड इरविन की पिक्चर है। कुछ डिमांड्स जनरल इंटरेस्ट में थी, जबकि कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स भी थी, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट की या पीजेंट्स की। एक ऐसा आइडिया था जो डिमांड्स को वाइड रेंजिंग रखे, सो दैट ऑल क्लासेस कैन आइडेंटिफाई विद देम। सारी क्लासेस इंडियन सोसाइटी की अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकें। एवरीवन वॉट टुगेदर इन यूनाइटेड कैंपेन, और ये कैंपेन पूरी सभी क्लासेस का हो और तभी एक बड़ा कैंपेन बन पाएगा। पर जो सबसे हिला देने वाली डिमांड थी वो थी अबोलिशन ऑफ सोल्ट टैक्स। सोल्ट टैक्स अबोलिश कर दिया जाए। महात्मा गांधी जी ने सोल्ट को क्यों माना है, देखते हैं। सोल्ट क्योंकि कंज्यूम किया जाता है रिच और पुअर पीपल के द्वारा, सभी एक समान ही उसको यूज़ करते हैं और मोस्ट एसेंशियल आइटम है फूड में। महात्मा गांधी जी इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि एक तो सोल्ट के ऊपर टैक्स और दूसरा गवर्नमेंट की मोनोपोली उसको प्रोडक्शन के लिए, कि सिर्फ गवर्नमेंट ही प्रोड्यूस कर सकती है सोल्ट। ये इस बात को दर्शाती है कि ब्रिटिश रूल सबसे ऑप्रेसिव फेस शो कर रहा है। महात्मा गांधी जी उस लेटर में, जिसमें उन्होंने 11 डिमांड्स रखी हैं, उसमें ये अल्टीमेटम भी देते हैं कि 11 मार्च तक यदि ये डिमांड्स हमारी फुलफिल नहीं होती हैं तो कांग्रेस वुड गो एंड लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन। बट इरविन उस समय तक ये सोचते हैं कि अब महात्मा गांधी जी वैसा प्रभाव नहीं छोड़ सकते इंडियन सोसाइटी पे, सो ही वॉज अनविलिंग टू नेगोशिएट। उनका मन नहीं है अभी नेगोशिएशन करने का। बट महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया है फेमस सॉल्ट मार्च, और ये 78 ट्रस्टेड वॉलेंटियर्स के साथ शुरू किया गया है, जो कि एक यात्रा है 240 माइल्स की, जो शुरू होती है साबरमती आश्रम से और जाएगी डांडी, एक टाउन है गुजरात में, वहाँ तक जाएगी। इसमें 24 डेज लगे हैं और 10 माइल्स एक दिन में वो सारे वॉलेंटियर्स तय कर रहे हैं। ये देखिए, ये 2005 में एक स्टैम्प गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज़ की थी, बिकॉज 75 ईयर्स हो चुके थे डांडी मार्च को, सॉल्ट मार्च को। साबरमती आश्रम से ये चलते हैं सारे वॉलेंटियर्स और डांडी तक पहुंचते हैं। ये पिक्चर दिखाई है द डांडी मार्च, सॉल्ट मार्च, जब महात्मा गांधी जी कर रहे हैं अपने 78 वॉलेंटियर्स के साथ, और बाद में इनके साथ हज़ारों लोग आकर जुड़ जाते हैं। ये एक पिक्चर दिल्ली में स्टैचू भी है नरीमन में, सॉल्ट मार्च और डांडी मार्च का ये, और पहले पुराने 500 के नोट के ऊपर भी यही पिक्चर दिखाई जाती थी। जहाँ जहाँ महात्मा गांधी जी आके रुकते थे, बीच में होल्ट लेते थे, वहाँ हजारों की संख्या में आके लोग उनकी बातें सुनते थे, और वहाँ पर गांधी जी बताते थे कि उनके क्या मतलब हैं, क्या मायने हैं स्वराज को लेके, वो स्वराज से क्या समझते हैं। और वो लोगों से अपील करते थे, अर्ज करते थे कि आपको अब ब्रिटिश रूल को पीसफुली डिफाई करना है, मना करना है चीज़ों से, कि अब हम आपका साथ नहीं देंगे। और इसी के चलते जब वो डांडी पहुंचते हैं, और उसके बाद 6 अप्रैल को डांडी में वो वॉयलेट करते हैं इस लॉ को, जहां वो सोल्ट मैन्युफैक्चर करते हैं बाय बॉइलिंग द सी वाटर। और ये पिक्चर यहाँ पर नमक उठाते हुए गांधी जी की बहुत फेमस पिक्चर है, जहाँ पर इन्होंने ये कानून तोड़ा है। और इसी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोल्ट के बाद में ही हम बिगिनिंग मानते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। अब ये मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से डिफरेंट कैसे है, ये सवाल उठता है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में केवल रिफ्यूज़ किया गया था कि अब हम आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे, जो कि 1921 और 22 में था। ब्रिटिशर्स को कोऑपरेशन से रिफ्यूज़ किया गया था, बट इसमें यहाँ पर कानून तोड़ा गया है। जैसे सॉल्ट लॉ को पहले महात्मा गांधी जी ने ही तोड़ा है, और ऐसे ही थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री ब्रोक द सॉल्ट लॉ। और मैन्युफैक्चरिंग
की है सॉल्ट की, और डेमोन्स्ट्रेशन भी किया है साथ साथ इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज। जैसे जैसे मूवमेंट फैलता गया वैसे ही कुछ चीज़ें जो बहुत कॉमन थी महात्मा गांधी जी के कैंपेन्स में, मूवमेंट्स में, तो यहाँ भी देखने को मिलती हैं। फॉरेन क्लोथ्स का बॉयकॉट देखेंगे, लिकर शॉप्स में धरना प्रदर्शन हुआ है, पीजेंट्स ने रेवेन्यू देने से मना कर दिया और चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया है। नाउ व्हाट इज चौकीदारी टैक्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये काइंड ऑफ टैक्स है जो कलेक्ट किया जाता था फार्मर से, और ये शुरू हुआ था 1907 में। ये टैक्स कंपनसेशन था विलेज वॉचमैन के रूप में, जो लोग काम कर रहे थे, काइंड ऑफ पुलिस थी, तो बस उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जा रही थी और इस बदले में उनसे पैसे ले रहे थे। बट पुअर फार्मर्स इसके इच्छुक नहीं थे, इसीलिए उन्होंने 1930s के चलते जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था तो उन्होंने उस समय उसको मना कर दिया है। और बहुत प्लेसेस पे ये भी देखा गया कि फॉरेस्ट पीपल भी फॉरेस्ट लॉज को मना कर रहे हैं, क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट कर दिए थे अंग्रेजी सरकार ने, और उन्होंने ये कह दिया था कि यहाँ के ट्राइबल लोग या फॉरेस्ट में रहने वाले लोग ना ही अपने पशुओं को यहाँ चरा सकते हैं और ना ही यहाँ से लकड़ी काट के ले जा सकते हैं, ना फ्रूट्स ले सकते हैं। उनकी पूरी तरीके से मनाही कर दी गई थी। तो अब रिजर्व फॉरेस्ट में फॉरेस्ट पीपल आने लगे हैं, वहाँ से वुड भी कलेक्ट कर रहे हैं और अपने जानवरों को भी चरा के ले जाते हैं। इन सभी चीज़ों से कॉलोनियल गवर्नमेंट बहुत परेशान होती है और वहाँ कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर देती है। इसी के चलते बहुत लोग वायलेंट क्लैशेस में आ जाते हैं बहुत जगह पे। सबसे इम्पोर्टेंट है, अब्दुल गफ्फार खान को कैद कर लिया जाता है, जो कि एक बहुत अच्छे डिसाइपल हैं, महात्मा गांधी के डिवोट डिसाइपल हैं। उनको अरेस्ट कर लिया जाता है अप्रैल 1930 में। इसी से गुस्साई भीड़ जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करती है पेशावर के स्ट्रीट्स में। अब गवर्नमेंट है वो उनको दबाने की कोशिश करेगी, इसलिए आर्मर्ड कार्स भेजी जाती हैं और पुलिस भी फायरिंग करती है। बहुत सारे लोग इसमें मारे जाते हैं। ये हैं अब्दुल गफ्फार खान एंड महात्मा गांधी के साथ हैं। एक ही मंथ के बाद में महात्मा गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। इंडस्ट्रियल वर्कर्स शोलापुर में इसका विरोध करते हैं। शोलापुर है महाराष्ट्र में, वहाँ पर वो अटैक करते हैं पुलिस पोस्ट के ऊपर, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स, लो कोर्ट्स और रेलवे स्टेशंस के ऊपर। बेसिकली हम देखें तो ऑल स्ट्रक्चर्स जो भी सिंबलाइज कर रहे हैं ब्रिटिश रूल को, उन सभी को अटैक किया जाता है इंडस्ट्रियल वर्कर्स के द्वारा। और इसी डरी हुई सरकार ने अब क्या किया है, एक पॉलिसी अपनाई है ब्रूटल रिप्रेशन की, कि अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, अब हम इनको छोड़ेंगे नहीं। ब्रूटल रिप्रेशन कर रहे हैं। तो सत्याग्रही जो आराम से पीसफुली एजिटेशन करते हैं उनके ऊपर भी अटैक किया जाता है। महिलाएं, बच्चे हैं, उनको पीटा जाता है और लगभग 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके चलते पुलिस अटैक कर रही है सत्याग्रही को। 1930 में आपको पिक्चर में दिखाया गया है। ऐसी सिचुएशन में महात्मा गांधी जी डिसाइड करते हैं कि हम कॉल ऑफ कर लेते हैं, बट सेम सिचुएशन ब्रिटिश गवर्नमेंट की भी है। वो भी डर रहे हैं कि अब ये चीज़ इतनी हद तक फैल चुकी है कि यदि ये 6 महीने या 1 साल और चल पड़ी है और महात्मा गांधी जी यदि इसको कॉल ऑफ नहीं करते हैं तो सिचुएशन ऐसे आ जाएगी कि अंग्रेज़ों को भारत छोड़ के भागना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान होने के बावजूद कुछ बोल नहीं रहे थे, बट एक इनिशिएशन हुआ है। महात्मा गांधी जी ने इसको शुरू करने के बाद में बहुत सारे भीड़ इसके साथ इकट्ठी हो गई है और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। तो इरविन भी अब एक समझौता करना चाह रहे हैं, पैक्ट करना चाह रहे हैं 5 अप्रैल 1931 को। ये डेट इंपॉर्टेंट है। गांधी इरविन पैक्ट होता है। गांधी जी इसमें ये भी कंसेंट दिखाते हैं कि वी विल पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। मेंशन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिकॉज कांग्रेस ने पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को मना कर दिया था और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी थी लंदन में। ये हो इसलिए रही थी बिकॉज दे वांट टू डिस्कस द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडिया। गवर्नमेंट ने ये भी एग्री कर लिया था कि वी विल रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स। ये एक बैठक हो रही है कांग्रेस लीडर्स की इलाहाबाद में 1931 में, जहां महात्मा गांधी जी बैठे हैं, यहाँ ये देखिए, और सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं। ये दिसंबर 1931 में गांधी जी लंदन से वापस लौटते हैं कॉन्फ्रेंस से, और नेगोशिएशंस क्योंकि वहाँ पर नहीं हो पाई थी अच्छे से, वहाँ पर जो उनकी बात होनी चाहिए थी, जो एक मत होने चाहिए थे, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे। तो गांधी जी उससे डिसअपॉइंटेड होके ही वापस लौट रहे हैं। जब वो वापस भारत में आते हैं तो उन्होंने पाया कि गवर्नमेंट ने एक अलग टाइप ऑफ ही रिप्रेशन शुरू कर रखा है, जैसे कि
गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों को जेल में डाल रखा है और कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया है और बहुत सारे ऐसे मेजर्स भी अपनाए गए हैं जिनसे उनको मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशंस और बॉयकॉट करने से रोका जाए। अब वो सरकार में रह के कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि कांग्रेस को ही इलीगल घोषित कर दिया गया है। अब बड़ी इच्छा से, आशा से महात्मा गांधी जी दोबारा से एक बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू करते हैं, परंतु एक साल के देखते ही देखते मूवमेंट जैसे चलता है बट 1934 में आते आते वो अपना मोमेंटम खो देता है। हम आगे ये देखेंगे कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स इसको कैसे देखते हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। और जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का फर्स्ट फेज देखा, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड हुई है और सेकंड फेज में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।